बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ये बेसिकली देखने वाले हैं कि ये जो हमने लास्ट टाइम देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जिसको हमने जी का नाम दिया था। दिस इज आल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखनी है। तो पहली लाइन में आपको बताया गया है कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जी डिपेंड करता है मास पे और डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस पे। अब ये दो चीजें हैं जिन पर वैल्यू ऑफ जी डिपेंड करती है। हमने इस चीज को यहाँ पर प्रूव करना है, या आपसे कहा भी जा सकता है कि ये प्रूव करें और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं कि देखें जी, ये हमारे पास अर्थ सरफेस है। यहाँ हम लेते हैं कि जो मास ऑफ द अर्थ है वो हमारे पास एम ई है, जिसको हम एम ई कह रहे हैं, मास ऑफ द अर्थ। जमीन के सेंटर से लेके सरफेस तक का जो फासला रेडियस ऑफ द अर्थ है, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, आर ई है। ये बेसिक पॉइंट हमारे पास आ गया। अब जमीन के ऊपर एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है, हम इनिशियली ये कंसिडर करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमने जमीन की सरफेस पर प्लेस किया। ये मेरे पास एक स्टोन है जिसका मैस है एम नॉट। बुक के मुताबिक मैं इसको ले रहा हूं, इसका मैस है एम नॉट, और ये मैंने कहां पर प्लेस किया हुआ है, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ प्लेस किया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब आप देख सकते हैं कि इसका जमीन के सेंटर से जो फासला है वो आर ई है। आपको याद हो तो हमने कहा था लास्ट लेक्चर में कि एक स्फीयर यूनिफॉर्म अगर है तो उसका होल मास उसके सेंटर पर मौजूद होगा। तो ये होल मास सेंटर के ऊपर मौजूद है, तो ये इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हमारे पास जो फोर्स है वो क्या होती है, एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हैं कैपिटल जी आ गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। पहला मास जो है वो हमारे पास एम नॉट, वो स्टोन का मास आ गया। दूसरा मास, मास ऑफ द अर्थ, एम ई आ गया। और इन दोनों का आपस में फासला रेडियस ऑफ द अर्थ आ गया, आर ई स्क्वायर के इक्वल आ गया। दिस इज आवर इक्वेशन वन। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अमल कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम आए तो वो ये है कि हमने ये पढ़ा हुआ है, हम ये जानते हैं कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अमल करती है, उसकी अगर मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, और वो ये होता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होता है। क्योंकि देखिए नियर अर्थ सरफेस जी की वैल्यू, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट होगा। नियर अर्थ सरफेस जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अगर हमने किसी भी बॉडी का फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालनी हो तो हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट। और वेट आप जानते हैं किसकी इक्वल होता है, एम जी के इक्वल। एम नॉट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गया और जी उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, कि जब भी फोर्स लगेगी फोर्स वेट की इक्वल होगी, वेट इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, एम नॉट जी के इक्वल आ गया। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, 15.1 एंड 15.2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग के नतीजे में हमें क्या मिला कि एम नॉट जी जो है वो लेफ्ट साइड इस इक्वेशन की, राइट साइड इस इक्वेशन की, वो इसके इक्वल है। तो एम नॉट जी किसके इक्वल आ गया, जी एम नॉट एम ई ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एम नॉट से एम नॉट क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ बच गया जी इज इक्वल टू जी एम ई मास ऑफ द अर्थ ओवर आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर आ गया। अब ये जितनी वैल्यूज यहाँ पर मौजूद हैं, दीज ऑल वैल्यूज आर कांस्टेंट। आप देख सकते हैं कि ये जो मास ऑफ द अर्थ है इसकी वैल्यू अगर हम जानते हैं, ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू है 6 × 10⁻⁴ किलोग्राम। दूसरा पॉइंट रेडियस आ गया। रेडियस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है 6400 किलोमीटर, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो ये मास ऑफ द अर्थ आ गया, ये रेडियस ऑफ द अर्थ आ गया। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तीसरा मौजूद है, वो तो आप जानते हैं वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये एक तो हमें इक्वेशन मिल गई जी की। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जी की अगर मैं वैल्यू पुट करूं, तो इस जी की सॉरी वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं तो इन सब की वैल्यूज को पुट कर दूंगा।
जैसे जी की वैल्यू पुट की 6.67 इन 10 पर -11, मास ऑफ द अर्थ पुट किया 6 इंटू 10 पर 24, रेडियस ऑफ द अर्थ पुट किया 6.4 इन 10 पावर 6 होल स्क्वायर। इन सब वैल्यू को पुट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये g इक्वल टू आ जाएगा 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको राउंड ऑफ करें तो हम देख सकते हैं ये अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये हमने उसका फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, ये हमारे पास जो है उसकी वैल्यू आ चुकी है। अब इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो इस इक्वेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है। भाई वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है लाइक अर्थ है, उसका मास इन्वॉल्व है, उस मैच के सेंटर से जो फासला है वो इन्वॉल्व है इस मैच तक का, यानी दोनों का आपस में डिस्टेंस इन्वॉल्व है। तो ये शुरू में हमने चीज लिखी थी वो यहाँ हमने प्रूव कर दी कि जी जो है वो मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट पर एक डिपेंड नहीं करता। की पॉइंट, ये मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता जिसको आपने प्लेस किया था। इसका मैस जो भी है ये जी की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। हाँ, अगर ये डिपेंड कर रहा है तो सिर्फ इन चीजों पे डिपेंड करता है। मास ऑफ द बॉडी जो फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से ये जी है, और उससे फासले पर डिपेंड करेगा। तो ये इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। मास ऑफ द बॉडी जो भी है, चाहे वो लाइट बॉडी है, चाहे वो हैवी बॉडी है, जो मर्जी है, उन सब का एक्सेलरेशन सेम होगा, वो सब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सेम होगी, वो सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से फॉल करेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर? ये चीज़ हमें समझ आ गई कि ये सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ज़मीन की सरफेस से ऊपर ले जाना शुरू कर दें, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना शुरू कर दें अपवर्ड, तो ऑटोमेटिकली ज़मीन की सरफेस से इसका डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या ये इक्वेशन वैलिड रहेगी? लाज़िमी बात है इस इक्वेशन में हमें थोड़े से चेंज की ज़रूरत पड़ जाएगी, और चेंज हम इस डिनोमिनेटर भी वाली वैल्यू में करेंगे। और वो चेंज क्या होगा? वो चेंज ये होगा कि सिमिलरली हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये जो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा हुआ है तो जमीन के डिस्टेंस, जमीन के सेंटर से वो जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल आर कंसिडर कर लेते हैं। सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट जहां पर मौजूद है वहां तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्मॉल आर के इक्वल आ जाएगा। स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये हमारे पास इक्वेशन यूं हो जाएगी कि अगर प्लेनेट का मास m है इन जनरल, ये जनरल इक्वेशन बेसिकली हम लिख रहे हैं तो कि अर्थ के अलावा हर जगह वैलिड होगी। तो जनरल मास, प्लेनेट का मास m है, प्लेनेट का जमीन के सॉरी ऑब्जेक्ट का जमीन के सेंटर से जो फासला वो r है, तो जनरल इक्वेशन यू बन जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, g इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। यहाँ मास ऑफ द अर्थ की जगह स्मॉल एम पुट कर दिया, और जमीन के सेंटर से जो फासला है उसकी जगह हमने आर ई की जगह आर पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, g इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। आप इसकी मदद से किसी भी प्लेनेट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम मून की बात करें तो मून का आप मैस यहाँ पुट कर दें, मून का रेडियस पुट कर दें, आप उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। आप किसी और सैटेलाइट का, किसी और प्लेनेट का निकालना चाहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इस फार्मूले से वो भी कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे कि आपके पास असाइनमेंट भी है, आपकी बुक में इससे ऊपर एग्जाम्पल भी मौजूद है, वो आप खुद कर लेंगे, ईजी है, वो आपके पास सोल्यूशन है, इजिली समझ आ जाएगी। असाइनमेंट हमारे पास क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज, ऑन द सरफेस ऑफ द मून जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो 1.6 न्यूटन पर कूलम है। ये बेसिकली मून के लिए जी की वैल्यू बता दी गई। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ द मून, उसके लिए हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी की वैल्यू बता दी गई। द mass of the moon is 7.3 into 10 raised power 22 किलोग्राम। नेक्स्ट हमें क्या चीज बता दी गई, mass of the moon बता दिया गया। निकालना क्या है भाई, व्हाट इज इट्स रेडियस, उसका रेडियस क्या होगा। तो बच्चों कौन सी इक्वेशन हमें यूज करनी चाहिए, क्या हमने ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं? तो आप बिल्कुल देख रहे हैं इसी स्लाइड में ही, इसी पेज पे ही आपको ये इक्वेशन नजर आ रही है। ये इक्वेशन है जी, g इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। क्या जरूरत है, इसको रीअरेंज करने की जरूरत है आपके पास। क्या होगा, ये हमें स्मॉल m चाहिए ना, मैस ऑफ दी जो, सॉरी हमें रेडियस चाहिए, हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ द मून चाहिए। तो इस रेडियस को मैं इधर लेके जाऊं तो ये बन जाएगा आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एज इट इज, मैस ऑफ द मून हमें दे दिया गया
डिवाइडेड बाय मून के लिए जो जी की वैल्यू है वो भी हमें दे दी गई। तो यहाँ आपने कुछ नहीं करना, जी की वैल्यू पुट करनी है विच इज यूनिवर्सल कांस्टेंट 6.67 इन 10⁻11। मास ऑफ द मून पुट करना है, जी ऑफ द मून पुट करना है, सॉल्व करेंगे आपको आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वहां से आपको आर मिल जाएगा। तो ये है बच्चों आज का हमारा लेक्चर जो कि बेसिकली वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ को कैलकुलेट करता है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रूव करें कि जो आपके पास जी है वो मास ऑफ द प्लैनेट या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और उससे डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, या ये भी कहा जा सकता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की इक्वेशन ड्राइव करें, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। तो इस टॉपिक को हमने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही याद कर लेना है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। क्या-क्या जी की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली, क्या वो पोज़ीशन की चेंज होने से सेम रहती है या चेंज हो जाती है? ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी पॉइंट को डिटेल में देखेंगे। इसको बेटा आपने नोट डाउन कर लेना है। ये जो असाइनमेंट है इसको आपने सॉल्व कर लेना है। तो आज के लिए बेटा इतना ही लेक्चर है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।